Okay, now today we will discuss chemical reactivity and standard electrode potential of the D block elements. Second, trend in the reduction of the substance M to M2 positive, stability of +2 oxidation state and the +3 oxidation state, and based on standard electrode potential. In this topic, we will discuss especially the exceptional cases, because exceptional cases is important, sir. They are important except exceptional cases, बाकी कुछ भी important नहीं है. तो we will discuss mainly the exceptional cases of D block element. Okay. So first is the chemical reactivity and the E naught value. The standard electrode potential of the half cell involving 3D series of transition element are negative except copper. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कॉपर का जो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का वो हमारे पास कितना है 0.34 वोल्ट है प्लस. तो एक्सेप्ट कॉपर बाकी सभी के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो नेगेटिव है. ठीक है. हम इस पूरे टॉपिक को अगर हम गौर से करें तो दिस इज स्पेशली टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. In the electrochemistry, we already discussed what is the effect of E naught value on the oxidation and the reduction process. Which one is more oxidizing or reducing? हमने पढ़ा था वहाँ पे कि जिनके लिए माइनस में वैल्यूज़ है they are getting oxidized easily and are reducing agent. Those are who are having a positive value of electrode potential, they get reduced easily and behaving as the oxidizing agent. Some of the metal like the copper, silver, gold, mercury cannot displace hydrogen from the dilute acid. Because why? Because they have a positive electrode potential. तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे. तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट कॉपर दिस मेटल शुड लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड. तो टू पॉसिबिलिटी आर देयर कि मेटल रिएक्ट्स विथ सपोज मेटल यहाँ पे 2H पॉजिटिव का मतलब हमने यहाँ मेटल प्लस 2HCl ले लिया सपोज, तो क्या देगा MCl2 प्लस हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा डाई पॉजिटिव कैटायन मिल रहा है. फिर हमने सेकेंड रिएक्शन लिख ली, यहाँ पे क्या बन रहा है 2M3 प्लस और 3H2, जिसको हम पूरे इसमें डिस्कस करेंगे. दिस मेटल शुड act as a good reducing agent. There is no regular trend in the E naught value. अब हम कह रहे हैं कि they are acting as a good reducing agent, क्योंकि हमने कहा उनके लिए E naught की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है. और नेगेटिव है तो they will getting oxidized easily and acting as a good reducing agent except copper, silver, gold. There is no regular trend in the E naught value. अब E naught वैल्यू में हमें कोई रेगुलर ट्रेंड यहाँ मिलता नहीं. बिकॉज जब हमने आयनेशन एंथैल्पी पढ़ी, सब्लिमेशन एनर्जी पढ़ी, तो हमने कहा कि वहाँ पे कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है. और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी नो दैट डिपेंडिंग ऑन द आयनेशन एंथैल्पी एंड द सब्लिमेशन एनर्जी. तो जब यहाँ पे कोई रेगुलर ट्रेंड हमको आयनेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी में नहीं मिल रहा, तो ई नॉट में भी हमें रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलेगा. द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इन द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस मीडियम कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल डाटा. तो जो भी ट्रांजिशन मेटल आयन है, यानी वो M2 प्लस बनेगा या M3 प्लस बनेगा, उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बेस पे, इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की वैल्यू के बेस पे डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो यहाँ भी हम उसको डिस्कस करते हैं किसके बेस पे, ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल. उसके अलावा भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम आयनेशन एनर्जी के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. अब देखो, जब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट के उसके आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना वो एक डायरेक्ट स्टेप प्रोसेस नहीं है. इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस. इन द फर्स्ट स्टेप, कभी भी कोई मेटल अगर मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. तो हमेशा जो मेटल होता है अपने सॉलिड स्टेट से पहले किस में कन्वर्ट होता है, एक्वस फॉर्म में. फिर एक्वस फॉर्म से वो क्या लूज करता है, आयन लूज करके आयनिक एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करता है. तो हमारे पास वहाँ पे 3 अलग अलग स्टेप है. सबसे पहला हम मेटल को उसके सॉलिड फॉर्म से उसके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं.
और जब हम किसी भी मेटल को उसके सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, डायरेक्ट कन्वर्जन है। एंड द एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ सॉलिड से गैस बदल रहे तो ऑब्वियसली दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सेकेंड केस होता है आयोनाइजेशन। फिर क्योंकि हम मेटल गैसेस के उसके मेटल गैसेस आयन में बदल रहे तो वहाँ जो एनर्जी चेंज होगा इस कॉल्ड आयनेशन एंथैल्पी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। थर्ड केस होता है कि अब हमने जो मेटल आयन बनाया गैसेस फॉर्म में उसको हम एक्वस फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और जब हम उसको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यानी डिजोल्व इन वाटर, तो वहाँ पे जो एनर्जी चेंज आएगा इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंड दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंड ओवरऑल जो एंथैल्पी चेंज है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी एंड द हाइड्रेशन एनर्जी, इन तीनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एक हमारे पास है। और इसको हम लोगों ने अगर बहुत अच्छे समझो तो हमने एक बोन हायबाल साइकिल बनाया था कि मेटल सॉलिड है, उससे पहले क्या बनेगा, मेटल गैस फॉर्म होगा, फिर मेटल गैस से क्या बनेगा, मेटल कैटायन बनेगा गैसियस फॉर्म में, फिर उससे क्या बनेगा, मेटल कैटायन बनाएंगे कौन सा, एक्वस सॉल्यूशन। याद आ गया होगा बोन हायबाल साइकिल। यहाँ पे जो डेल्टा सप्लीमेशन एनर्जी चेंज होता है, यहाँ पे जो चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, IH एंथैल्पी चेंज, आयनेशन एनर्जी। यहाँ पे हम इसको कहते हैं क्या, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और इन तीनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, जब डायरेक्ट कन्वर्जन है मेटल से मेटल इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि ये तो हो गया जब हम M से M1 पॉजिटिव बना रहे हैं, लेकिन जब हम यही चीज़ M से M2 पॉजिटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, M2 पॉजिटिव, इट मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज होना है, तो यहाँ जब मेटल सॉलिड से क्या बनेगा, पहले तो मेटल गैस, तो वहाँ पे वही होगा डेल्टा सब्लिमेशन एनर्जी। लेकिन जब यहाँ पे 2 प्लस आएगा तो यहाँ पे जब M से हम M गैसियस 2 पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2 हो जाएगा, यानी आयनेशन एंथैल्पी 1 और आयनेशन एंथैल्पी 2, दो आयनेशन एंथैल्पी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, आयनेशन एंथैल्पी 1, आयनेशन एंथैल्पी 2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्योंकि आपको ध्यान रखना होता कि जब M से M2 प्लस बना रहे तो वहाँ पे हमें केवल एक आयनेशन एंथैल्पी नहीं हुआ, 2 आयनेशन एंथैल्पी कंसिडरेशन में आएगी। तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी प्लस सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी प्लस थर्ड आयनेशन हाइड्रेशन एंथैल्पी। किसी भी एलिमेंट में जो आयन फॉर्मेशन हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी आयनेशन एंथैल्पी के सम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास कि वी हैव अ निकल 2 कंपाउंड्स एंड निकल 4 कंपाउंड। ठीक है, क्या है, निकल 2 और निकल 4, प्लैटिनम 2 और प्लैटिनम 4। तो हम कहते हैं कि जिसके लिए आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी उसका कंपाउंड उतना ज़्यादा उस आयनिक फॉर्म में स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम निकल के लिए देखते हैं तो निकल 2 आयन इज मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2 आयन। हम क्या कह रहे हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, निकल 2 आयन मोर स्टेबल देन Pt2 प्लस। क्यों है, क्योंकि जो फर्स्ट एंड सेकेंड आयनेशन एनर्जी है निकल के लिए वो हमारे पास जो टोटल फर्स्ट एंड सेकेंड आयनेशन एनर्जी आ रही है उसका सम निकल के लिए आता है 2.49 इंटू 10⁻³ और यही अगर हम प्लेटिनम के लिए निकालते तो आता है 2.66 इंटू 10⁻³। हमने कहा जिसके लिए लोअर आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम आएगी फर्स्ट एंड सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी की, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे Ni2 प्लस ज़्यादा स्टेबल है Pt2 प्लस से। ठीक है, अब ये चीज़ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को भी इफेक्ट करती है क्योंकि हम कहते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल जो सम आ रहा है वो तीनों के सम के क्या है, इक्वल आ रहा। ठीक है ना, अब वो इन तीनों के सम के इक्वल आ रहा। अगर हम कहते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा ना हो कि वो इस आयनेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एंथैल्पी को कंपनसेट कर पाए
तो इन दैट कंडीशन पे वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा या वो आयन बनना बहुत डिफिकल्ट होगा, और वहाँ पे फिर ई लॉट की वैल्यू कैसी आनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव आनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो कॉपर के केस में यही होता है ना। अब आके चलते हम लोग, अब हम कह रहे हैं कि द रिएक्शन जो हमारे पास यहाँ पे थी, हमने पहले कहा कि M से M इलेक्ट्रॉन बन रहा है, ये कब फेवरेबल होगा, जब डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव आए, जो ओवरऑल डेल्टा एच था, यानी सम जो है डेल्टा एच का नेगेटिव आए। जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, मोर द नेगेटिव वैल्यू मोर फेवरेबल विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द केटायन for the metals. Thus, the oxidation state for which delta H value is more negative will be more stable in the aqueous solution. तो वहाँ मस्ट कंडीशन है कि the hydration energy must be higher than the ionization enthalpy and the sublimation energy. Only in that condition delta H कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो आयन उतनी आसानी से फॉर्म होगा और उतना स्टेबल होगा। तो involving the formation of Mn positive will occur, the electrode potential is negative. In another word, the oxidation state for which E naught value is more negative will be more stable in aqueous solution. तो जिसके लिए भी इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ही स्टेबल होगा उस आयनिक फॉर्म में। तो इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल, यू कैन ईजिली जस्टिफाई कि वो आयन फॉर्म होगा या नहीं होगा, या विच आयनिक फॉर्म इज मोर स्टेबल फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। M2 पॉजिटिव आयन इज मोर स्टेबल और M3 पॉजिटिव आयन will be more stable, it depending on their electrode potential value. Or if you have a 2 or 3 elements or the electrode potential values are given, then only compare their value कि जिसके लिए मोर नेगेटिव है वो ज़्यादा स्टेबल होगा और जिसके लिए लेस नेगेटिव है वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, चलो एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा। द E naught value for the M2 plus indicate a decreasing tendency to form divalent cation across the series. General trend toward the less negative E naught value is related to the increase in the sum of second and first ionization enthalpy. जब हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं हम, स्कैंडियम से शुरू करते हैं, कहाँ की ओर जा रहे हैं, जिंक की ओर जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि जब हम स्कैंडियम से जिंक की ओर चलते हैं, ठीक है, और जब हम जिंक की ओर जा रहे हैं तो लेस नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि टाइटेनियम में अगर हम देखें तो टाइटेनियम के लिए वैल्यू है -1.63। ये वैल्यू किसके लिए है, जब एलिमेंट कौन सा बना रहा है, डाइकेटायन बना रहा है, मेटल डाइकेटायन M, ठीक है, M2 प्लस M, इसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं। तो टाइटेनियम के लिए 1.63 माइनस में, और जिंक के लिए कितनी है, -0.76। अब ये कह रहे कि जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू लगातार क्या हो रही है, घट रही है। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि सो क्यों कर रही है, क्योंकि जब हमने आयनेशन एंथैल्पी पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जो सम ऑफ द आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, फिर भी इंक्रीज कर रही है, इसीलिए डाइवेलेंट केटायन के लिए वैल्यू जो है वो लेस नेगेटिव होती जा रही है। ठीक है, और उसी हिसाब से उनकी रिएक्टिविटी भी चेंज होगी। अब यहाँ पे अगर मैं टाइटेनियम और जिंक में कंपेयर करूँ तो इसका मतलब टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि टाइटेनियम जो है, क्या कंपेयर करूँ, अगर मैं यहाँ टाइटेनियम 2 पॉजिटिव को कंपेयर कर रहा हूँ किससे, Zn2 प्लस से कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही, 0.76 आ रही, माइनस में आ रही, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही, 1.63 आ रही, वो भी माइनस में आ रही। अब अभी हमने कहा कि जिसके लिए मोर नेगेटिव है वो ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू दिस, अगर हम दोनों को कंपेयर करें। लेकिन अगर हम बहुत सारी चीज़ों और साथ में भी कंपेयर करते हैं, अब आते हैं हम बात में कि क्या है एन एग्जामिनेशन ऑफ E naught वैल्यू फॉर द रिडॉक्स कपल M3 plus M2 plus shows that M3 plus and the cobalt 3 plus ion are the strongest oxidizing agent in aqueous solution. ठीक है, Mn3 plus कौन सा, मैग्नीज 3 plus आयन, और कोबाल्ट 3 plus आयन स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है इन aqueous solution. The ions titanium 2 plus, vanadium 2 plus, chromium 2 plus are strong reducing agent. अब ये दो केस हमको यहाँ मिल गए। पहला केस जो क्वेश्चन बनेगा,
Which one is the strongest oxidizing agent? तो मैग्नीज 3+ and the cobalt 3+ is the strongest reducing agent, oxidizing agent. It means they reduces itself. reduce होने का मतलब क्या है कि Mn3+ किस में कन्वर्ट होना पसंद करेगा? Mn2+ में. ठीक है, क्यों होगा उसका कारण समझ लेते हैं. अब अगर हम इसको बनाए तो देखो Mn2+ और Mn3+, अगर हम दोनों के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन Mn2+ में क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट शेल लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 4s0 3d5. नाउ इन दिस हियर 4s0 3d4, विच वन इज मोर स्टेबल? 3d5 इज मोर स्टेबल, हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल. और रिडक्शन, तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ये बन गया तो ये इमीडिएटली इसमें कन्वर्ट होगा. तो Mn3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या देगा हमको? Mn2+. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. तो इट गेटिंग रिड्यूस इटसेल्फ. और जब ये रिड्यूस होगा बहुत आसानी से तो कैसे बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. स्टेबिलिटी का केस है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें यहाँ मिलता है. क्लियर है? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विल लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड्स. रिएक्शन इज गिवन, वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा. अब आते हैं ट्रेंड इन M2+ M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. रिएक्टिविटी समझ में आ गई. हमने रिएक्टिविटी पे काफ़ी बात कर ली है ना. अब उसके बाद देखो मोर नेगेटिव वैल्यू, हम पहले उसको ख़त्म करने से पहले फिर देखो हमने कहा कि मोर नेगेटिव E0 वैल्यू फॉर द एक्सपेक्टेड फॉर मैंगनीज, निकेल, जिंक, उनकी जो 2 डाइवेलेंट कैटायन की स्टेबिलिटी को शो करता है कि दे आर हाईली स्टेबल. ठीक है, क्यों ज़्यादा स्टेबल है Mn2+? मैंने आपको कारण बता दिया. सेम एज इफ यू सी द जिंक 2+. अगर हम कहें कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, Zn2+ इज हाईली स्टेबल. वाई इट इज़ हाईली स्टेबल कि यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? 4s0 3d10. अब ये Zn3+ तो नहीं बनाएगा इतनी आसानी से. क्यों? क्योंकि Zn3+ अगर बने तो इट बिकम 4s0 3d9. आयनाइजेशन एंथैल्पी इज टू मच हाई, तो ये फॉर्मेशन तो मिलता नहीं. तो यहाँ पे कैटायन क्या होगा? हाईली स्टेबल होगा. तो यू कैन रिलेट विद द इलेक्ट्रोनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर? निकेल के केस में डिफरेंट है, उसको हम आगे बात करेंगे. वो ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी. यहाँ तक हो गया. अब आओ द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग अ पॉजिटिव यूनिट अकाउंट फॉर द इनएबिलिटी टू लिबरेट H2 आयन एसिड ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स. नाइट्रिक एसिड and hot conc sulfuric acid react with the copper, the acid being reduced. हमको पता है कॉपर की रिएक्शन हमने कंसर्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑलरेडी पढ़ी कि वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के इफेक्ट के कारण वो हो जा रहा है. अदरवाइज डाइल्यूट एसिड के साथ कॉपर नेवर रिएक्ट, क्योंकि कॉपर के लिए E0 की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 0.34. The energy to transfer copper to copper 2+ ion is not balanced by the hydration enthalpy. क्योंकि यहाँ पे जो 2 ionization energy यानी sum of the ionization energy of 1 and 2 and the sublimation energy is not compensated by the hydration enthalpy. That's why हमें कॉपर में वो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है. इतनी आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होगा. अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स पढ़ लेते. Value of E0 for the manganese, nickel and zinc are more negative than the expected from the trend. बता दिया मैंने. इसके लिए D10 है, इसके लिए क्या है? D5 है. Configuration: the stability of half-filled D5 subshell for the manganese, complete D10 for the zinc and nickel. निकल के लिए क्यों है? क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव है और वो फर्स्ट और सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी को क्या कर रहा है? कंपनसेट कर दे रहा है. उससे ज़्यादा होने के कारण हमें वहाँ पे डाइवेलेंट कैटायन मिलेगा. तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं यहीं से. उसके बाद देखो, ठीक है, दस लो वैल्यू फॉर द. अब ये दूसरा हमारे पास ट्रेंड क्या है? M3 और M2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. द लो वैल्यू ऑफ Sc रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ Sc3+ आयन विच इज नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. अब काफ़ी लो वैल्यू है Sc के लिए. क्यों? क्योंकि Sc किस में रहना पसंद करेगा? अब Sc को हम देखें, स्कैंडियम है हमारे पास 21,
कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट शेल का अगर हम लिखते हैं तो 4s0 3d1 सॉरी 4s2 3d1। अब हमारे पास स्कैंडियम और स्कैंडियम की 2+ बना है और 3+ बना है, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा 4s0 3d1 और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगा 4s0 3d0। विच वन इज मोर स्टेबल? ऑब्वियसली स्कैंडियम 3+ इज मोर स्टेबल बिकॉज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे कन्वर्जन क्या होगा, Sc2+ किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, Sc3+ में। तो अब हम अगर कॉम्बिनेशन देखें तो ऑब्वियसली Sc3+ क्या है, मोर स्टेबल है देन किससे, स्कैंडियम 2+। आगे बात समझ में, किसके कारण, D0 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी। उसके बाद क्या है सेकेंड, द हाईएस्ट वैल्यू फॉर जिंक इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द D10। अब हम कहते हैं जब हम रिडक्शन देख रहे हैं M2+ M3+ में, तो हाईएस्ट वैल्यू हमें किस में मिल रही, जिंक में मिल रही। ठीक है, क्यों मिल रही, क्योंकि Zn2+ में वो D10 कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर वो Zn3+ बनता है तो वहाँ पे D9 होना चाहिए। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द किससे, D10 से, टू चेंज द M+3 स्टेट। इम्पॉसिबल टास्क दिखता हमें। ठीक है, तीसरा है Mn के लिए जो है कंपेरेटिवली हाई वैल्यू है मैग्नीज की, किसमें, किस कॉम्बिनेशन के लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए। क्यों हाई वैल्यू है, अभी मैंने आपको कहा कि मैग्नीज का भी केस क्या है, Mn2+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे D5 कॉन्फ़िगरेशन है। Mn3+ बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, D4 होगा, तो ये इमीडिएटली किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, D5 में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो ऑब्वियसली ये इस केस में अगर हम देखते हैं तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, Mn2+ इज मोर स्टेबल देन Mn3+। तो अगर Mn3+ बनता भी है तो वो इमीडिएटली Mn2+ में कन्वर्ट होगा और क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। तो सॉरी अरे हाँ, तो रिड्यूस होगा तो कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करना शुरू कर देगा। क्लियर है, सब बात आई समझ में। ठीक है, अब उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे केस है। हम अगर आप कहाँ देखना शुरू करें, हम अगर हम वेनेडियम को ले, किसको लेते हैं हम, वेनेडियम को लेते हैं, तो कंपेरेबली वेनेडियम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है, 23। आउटरमोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम एलन शेल देखें तो 4s0 सॉरी अगेन रॉन्ग 4s2 एंड 3d3। ठीक है, अब हम कहते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम यहाँ V2+ बनाते हैं, ठीक है, तो क्या बना रहे V2+, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s0 3d3। और अगर V3+ बना देते तो यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s0 3d2। अब कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, V2 होगा कि V3+ होगा। समस्या है कि हमें ये तो पता नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि कंपेरेटिवली अगर इफ यू सी तो लो वैल्यू ऑफ V इज ऑन अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ V2+। क्यों होता है, तो ये होता है जब हमने इसके लिए हम एक कॉम्प्लेक्स में जाके पढ़ते, जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते तो हम कहते हैं कि हम d ऑर्बिटल 5d ऑर्बिटल जो होते वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक सॉरी लिगेंड्स या अटैकिंग रिएजेंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक T2G कहलाता है और एक क्या कहलाता है, EG कहलाता है। और T2G और सेकेंड क्या कहलाता है, EG। अब वहाँ पे अगर हमारे पास 3 ऑर्बिटल नीचे, 2 ऑर्बिटल कहाँ गए, ऊपर। अब अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो यहाँ पे जाएंगे, और ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ क्या, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जिसको हम क्या कहते हैं, T2G3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इन द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बट T2T2G3 कॉम्बिनेशन V2+ इज हाईली स्टेबल, और जब V2+ हाईली स्टेबल है तो अब हमारे पास अगर हम कह रहे कि इस कॉम्बिनेशन के कारण इज ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल T2G एंड EG में। ठीक है, तो वहाँ पे हाफ फील्ड स्टेबल के कारण V2+ इज मोर स्टेबल देन V3+। आगे बात समझ में। अगर हम क्रोमियम में चले, क्रोमियम 24 क्या आता हमारे पास, 4s1 3d5। अब हम बनाते Cr2+ और क्या बनाते हैं, Cr3+। क्या हो जाएगा Cr2+ में 4s0 3d4, यहाँ क्या हो जाएगा 4s0 3d3।
अब बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल, तो दिस वन इज मोर स्टेबल। क्यों? अगेन T2G3 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रोमियम में देखेंगे तो क्रोमियम में 3+ इज मोर स्टेबल देन Cr2+। तो क्रोमियम के Cr2+ से Cr3+ में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी हाई होगी। आगे बात समझ में? तो जब उसकी Cr2+ से Cr3+ में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, तो बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। तो एक हमारे पास एक बहुत स्पेशल केस है जो हमने वहाँ पढ़ा ना कि Mn3+ CO3+ आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टाइटेनियम 2+ V2+ एंड Cr2+ आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है Cr3+ में। क्यों हो रहा है? कि ड्यू टू T2G3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण। ये कंप्लीट है हमारे पास। स्टेबिलिटी को अगर हमें वहाँ समझना है तो यू हैव टू कंपेयर विद द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सेकेंड वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर आप कंपेयर करते तो आप उसको जस्टिफाई कर पाते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है ना, वेयर द कंपेरेटिवली लो वैल्यू ऑफ आयरन शोज दैट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ Fe3+ आयरन। अब अगर हम फिर देखें तो Fe3+ का केस भी वही है। Fe2+ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 4a0 3d6। Fe3+ 4a0 3d5। कौन ज़्यादा स्टेबल? ऑब्वियसली Fe3+ इज मोर स्टेबल देन Fe2+। अब क्योंकि Fe3+ इज मोर स्टेबल देन Fe2+, तो अगर अब वहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ कन्वर्ट क्या होगा? Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3+ में। ठीक है, अब Fe3+ में कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D5 है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D6 है। तो जब Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ऑक्सीडेशन होगा। तो कैसे बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी Fe3+ की है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गई कंपेरेटिव वैल्यू, ये भी हो गया। वीडियो इज रिलेटेड टू T2G3 लेवल। ये हमारे पास एक कंप्लीट जो अगर हम पढ़ना चाहें तो ये एक हमारे पास है। कुछ हमने क्वेश्चन लिखे, मेरे को ये लगता है इसको हमें बताने की जरूरत पड़ेगी। Cr2+ reducing and Mn3+ oxidizing when both have D4 configuration। सेकेंड क्वेश्चन है E0 M2+M वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, व्हाट इज द पॉसिबल द रीजन फॉर दिस। पहले को देखें तो पहले को देखते हैं हम लोग। Cr2+, ठीक है, Mn3+, दोनों के पास हमने कहा कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? D4 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब अगर ये बनता है Cr3+, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? T2G3 कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये बनता है Mn2+, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? D5 हो जाएगा। तो अब ये क्या है? यहाँ Mn2+ इज मोर स्टेबल देन Mn3+, तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? Mn3+ से Mn2+ में। और जब Mn3+ से Mn2+ में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? ये देखो रेड्यूस हो गया, तो कैसे बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन क्रोमियम किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? Cr3+ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे T2G3 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन D4, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? विच इज लास्ट क्वेश्चन, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अगर आप गौर करो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकेंड वन ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी कैन जस्टिफाई द रिएक्टिविटी ऑफ द किसकी? ट्रांजिशन एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे जस्टिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।